क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोबर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ 27 दिसंबर के करंट अफेयर में। ठीक, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग को यहाँ पे समझाया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी नोटिफिकेशन, सारी स्ट्रेटजीज वहाँ पे आपको दिया जाता है। डिस्कशन ग्रुप भी है। फिर भी आप लोग कोई डाउट है तो 9650347272 पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज। ठीक, जो आज के हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं। किसके? यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन में। वो ये वाले हैं: प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, सल्फर मौली, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फैमिली ट्री ब्रिटेन में पाई गई है। मैग्नेटार क्या होता है ये? ठीक, एक स्टार होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। ठीक, फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो महिलाओं की जो प्रसव के टाइम पे जो बच्चा होते हैं हॉस्पिटल में, उससे संबंधित है। संस्थागत जो है डिलीवरी का निर्धारण करने वाले कारण। मिशन इंद्रधनुष, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इससे रिलेटेड मैंने कभी आप लोग को पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया था। प्रशासन गांव की ओर, ठीक है ना। ये क्या था बताइएगा? टेस्ट द टीवी, बहुत ही बहुत ही रोचक जो है ये आज का टॉपिक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसका मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ जब ये लॉन्च नहीं हुआ था। अब ये लॉन्च हो गया है 25 दिसंबर को। तो क्या चीज़ें हैं इसको एक बार फिर से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया जो है। देखो, मैंने आप लोग बताया था कि कल की जीपीएस जो है अमेरिका का है, यूएसए का है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जिसके थ्रू हम यूज करते हैं, जिसका नेविगेशन के लिए। इंडिया का जो है सेम चीज जो है वो है नाविक नाम से, समझना। इसमें 7 सैटेलाइट हैं। ठीक, और इंडिया के भूभाग से जो है 1500 किलोमीटर दूर तक जो है ये नेविगेशन के लिए यूज किया जाएगा। सैटेलाइट लगा दी, ठीक, यहां से हमने जो है डेटा भेज दिया, लेकिन डेटा को रिसीव भी तो करोगे। जैसे आप मोबाइल में जीपीएस चलाते हो अपना, तो मोबाइल एक तरीके से क्या है कि आपका जीपीएस के थ्रू, जो सैटेलाइट के थ्रू जो डेटा आ रहा है, जो सिग्नल आ रहा है, उसको रिसीव करने का जो है उसमें चिप लगी होती, ठीक, सिस्टम होता है। तो इसी तरीके के रिसीवर हमने सिस्टम सैटेलाइट का तो बना लिया, लेकिन उससे रिसीवर मॉड्यूल अभी नहीं बनाया है। और उसी रिसीवर मॉड्यूल को बनाने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो जो है बना रहा है। ठीक, समझ में आ गई चीज कि क्या चीज है? पूरा एक आसान भाषा में, इंडिया विल सून डेवलप करेगा रिसीवर मॉड्यूल नाविक के लिए, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो कि एक एप्लीकेशन है, इसरो ने बनाया है। 7 सैटेलाइट के इसमें भेजे हैं, 1500 किलोमीटर तक भारत के बॉर्डर से ये नेविगेट में सपोर्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये एक जो है वैधानिक निकाय है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, और इसको जो है अभी इसने अप्रूव कर दिया है फाइनेंशियल सपोर्ट। अब जो रिसीवर मॉड्यूल बनने हैं, तो ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा हैदराबाद में एक है मंजीरा डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, वो बनाएंगे। इसके लिए आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने वित्तीय सहायता जो है अप्रूव कर दी है, ठीक, अनुमति दे दी है। और एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, भाई जो ये भी सिग्नल आएंगे सब डिजिटल फॉर्म में, तो इसकी प्रसंस्करण करके रिसीवर मॉड्यूल में जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी करेगी। और ये बहुत जरूरी है नाविक के लिए। जब आई रिसीव ही नहीं कर पाओगे सिग्नल, तो कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है? ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है कि नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है? ठीक, कंपनी एक फैब्रिकेटेड बेस बैंड प्रोसेसर भी बनाएगा, जो कि पेटेंटेड है यूनिवर्सल मल्टीफंक्शनल एक्सीलेटर के द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, मेन चीज़ वही है कि रिसीवर मॉड्यूल बना रहा है। और कौन बना रहा है? हैदराबाद में जो बेस्ड है MDS, मंजीरा डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आ गया? और ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है किसके अंतर्गत आता है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये एक वैधानिक निकाय यानी कि किसी कानून के अंतर्गत ये संस्था बनाई गई है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सल्फर मौली। ठीक, ये एक जो है फिश है। ठीक, ये देखिए इसकी फोटो है, ये एक फिश है। और ये मैक्सिको में टोबस्को नाम की एक स्टेट है, वहाँ पे पाई जाती है। बहुत ही छोटी सी जो है ये मछली है, जिसको सल्फर मौली बोला जाता है, सिल्वर कलर की है। तो अब होता ये है कि एक तो जब भी ये अपने जो भी खाने वाले हैं सिल्वर मौली को, ठीक, जैसे कि आपके ईग्रेट्स, कई सारी चिड़िया हैं,
किंगफिशर जो आपको मालूम है, नीलकंठ होता है, निस्कडेस, ये किस्काडीज करके है, ये सारे जो चिड़िया हैं ये इसको खाने के चक्कर में आती हैं। तो ये क्या करती है कि अपने आप को बहुत ही जो है चमकीली और जो है घूमती हुई दिखाती है, जिससे कि वो लोग, ये जो चिड़िया है जो इसको खाने आई वो डर जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको जो है खाना इतना, मतलब प्रेडेटर इनसे डरे रहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये करते क्या है, कैसे एक क्विक डाइविंग मोशन ऐसे करती हैं, ठीक है ना, और एक वेव इससे बनती है, इससे जो है वो डर जाते हैं जो भी इसको खाने के लिए आए हुए। सल्फर मौली आपको वैसे बता दें कि ये जिस जगह रहती है, जिस तालाब में, जिस नदी में, वो जो है सल्फेटिक स्प्रिंग है और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जो कि जहरीला होता है, लेकिन इसने अपने आप को जो है इवॉल्व कर लिया इस तरीके से कि अब वो जहरीलापन इसको लगता नहीं और उसमें ये आसानी से टॉलरेट करते करते हुए रह पाती है। ठीक, मैक्सिको की है, वहाँ की एंडेमिक है, यानी कि वहाँ की स्थानिक है, वहीं पर पाई जाती है ये। ठीक, और वैसे देखा जाए तो IUCN में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। और आपका स्पेसिफिकली बानोस डेल एल्जूफायर, ठीक है, जूफायर करके जो जगह है टबेस्को में, ग्रिजवल्वा रिवर बेसिन, तो वहाँ पे पाई जाती है। मान लीजिए आपसे सल्फर मौली पूछा जाए तो आपको बस मैक्सिको इतना तो याद रहना चाहिए, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। देखिए, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट फैमिली ट्री के बारे में भी जाना गया है। कौन सी लोकेशन है? लोकेशन है आपकी यूके। ठीक, आपका जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो है कॉल्सवोल्ड सेवर्न रीजन में ये पाए गए हैं। कुछ 35 जो है कंकाल पाए गए थे। तो उनके बीच में जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके बीच में उन्होंने निकाला DNA का उनके तीत से, और उनका आनुवंशिक विश्लेषण किया, जेनेटिक एनालिसिस की, और उनके बीच में क्या रिलेशन है ये चीज़ निकालने की कोशिश करी गई। ठीक, और ये कहाँ पे हुआ? ब्रिटेन में। और फिर ये जब रिसर्चर्स ने पूरी निकाला तो इसको बताया गया कि भाई साहब, पूरी दुनिया में अब तक का सबसे पुराना जो है फैमिली ट्री ये मिला है। सबसे पुराना फैमिली ट्री 35 व्यक्तियों का था, 5700 साल पुराना है, 5700 ईयर्स अगो। अभी कितना चल रहा है? 2100 चल रहा है, जब से हम लोग ने वो किया है, मतलब चालू किया है कैलेंडर। ठीक, तो ये चीज़ है। और इसमें जो है बोन से, तीत से जो है DNA निकाला गया, और इसमें ये देखा गया कि 27 लोग जो थे वो जो है आपका बायोलॉजिकली रिलेटिव थे आपस में। ठीक, ये कुछ यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है। और मोस्ट पीपल जो यहाँ पे बेरीड थे वो 4 व्यूमन जो है उन्हीं से रिलेटेड थे, उनके बच्चे थे ये। ठीक है, तो एक देखो ये मैन है और फिर 4 व्यूमन से जो है ये सारे बच्चे थे। टोटल 27 लोग क्लोजली रिलेटेड थे। अच्छा, ये चीज़ सबसे पुरानी है, फैमिली ट्री है, ठीक है, ये सब में आ रहा है, लेकिन क्यों किया जा रहा है? वाई? ठीक है ना, करंट अफेयर है, हमने वो वाले फैक्ट्स तो देख लिए। वाई? इसलिए कि उस समय का क्या फैमिली स्ट्रक्चर होता था, क्या उस समय भी पॉलीगैमी थी, ये सब जानने के लिए जो है ये चीज़ करी जा रही है कि उस समय देखो, सोसाइटी का बेसिक यूनिट पता क्या होता है? फैमिली। ठीक, सब फैमिली जो होती है वो सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट होता है। तो उस समय की क्या सोसाइटी थी, अगर आप फैमिली का स्ट्रक्चर समझ पाओगे तो सोसाइटी के बारे में भी और सारे लिंक जुड़ते जाएंगे और बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। देखिए, एक मैग्नेटार होता है। ठीक, मैग्नेटार में जो है आपका ये स्टार है, न्यूट्रन स्टार है। ठीक, जितना बताता आ रहा हूँ, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी उनको बिल्कुल, और जो साइंस बैकग्राउंड के उनको भी एग्जाम की ज़रूरत के अनुसार सिर्फ इतनी चीज़ें जाननी जरूरी, जो मैं आपको यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली बताता हूँ। ठीक, मैग्नेटार यानी कि एक स्टार है, न्यूट्रन स्टार है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये दुनिया में बहुत ही कम देखे जाते हैं। अभी तक 30 ही देखे गए हैं, और जो है उसमें भी देखे सिर्फ तभी जाते हैं जब ये अपनी कुछ फ्लेयर जो है, मतलब चमक जो है निकालते हैं तब। लेकिन चमक को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि चमक जो है मिली सेकेंड्स में होती है, मतलब सेकंड के भी 1/10वें हिस्से की जो है टाइम के लिए ही सिर्फ फ्लेयर होती है, तो उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता। ठीक, तो ये है। और अभी जो है इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने पहली बार फ्लेयर को क्या कैरेक्टरिस्टिक देखा डिस्टेंट मैग्नेटार का। एक दूर जो मैग्नेटार है उसकी जो चमक थी उसको पहली बार रिसर्चर्स जो है देख पाए, और ये समझ पाए कि भाई उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं क्या है। तो विशेषता, एक जो बहुत ही गजब की विशेषता देखने को मिली वो ये है कि जो फ्लेयर या चमकीलापन इसमें दिखा हमें, तो जो एनर्जी निकली
वो एनर्जी इतनी थी कि जो सन है हमारा, जो सूरज है, वो 1 लाख वर्षों में देगा। उतनी एनर्जी सिर्फ इसने 1 मिली सेकेंड के फ्लेयर में दे दी थी। तो ये पहली बार इसका जो है ये करेक्टरिस्टिक देखने में आया है। ठीक, रेयर कॉम्पैक्ट, वही न्यूट्रॉन स्टार और एनर्जी और मैग्नेटिज्म का जो है ये कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो मैग्नेटार देखा गया ये हमसे 13 मिलियन लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर जो है आपका ये डिस्टेंस होता है। और ये एक प्रोमिनेंट गैलेक्सी है जिसका नाम है NGC 253। ये फैक्ट याद रखो, ये आप पूछ सकता है इससे। ठीक, प्रोमिनेंट गैलेक्सी है, वहां पे इसमें ये रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में था और स्कल्प्टल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में पाया गया ये। ठीक, 13 मिलियन लाइट ईयर दूर है यार, बहुत दूर है। और जो ये मतलब फ्लेयर थी, चमक जो थी, ये आपका सन के 1 लाख साल के बराबर जितनी एनर्जी जो है एक मतलब खाली मिली सेकेंड में ही थी। और ये एक्सीडेंटली कैप्चर किया गया इस फ्लेयर को, क्योंकि हम ये लगा के तो रख नहीं सकते कि भाई अभी चमकेगा, वैसे तो दिखता ही नहीं, सिर्फ जब चमक होती है तब दिखता है। देखो ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसी चमक बनाता है, ये भी आर्टिस्टिक वो है। और ये जो है किसने, रिसर्चर्स ने देखी, एटमॉस्फेयर स्पेस इंटरेक्शन मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष जो स्टेशन है, वहाँ पे देखा गया। पहली ऐसी स्टडी है जिसने करेक्टरिस्टिक देखी है अपने डिस्टेंट मैग्नेटार की। मैग्नेटार जो होते हैं बड़े दुर्लभ ऑब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ अभी तक 30 ही स्पॉटेड किए जा गए हैं अभी तक मिल्की वे में। ठीक, जो हमारा आकाशगंगा है उसमें। और मैग्नेटार ये जो था जिसको हमने जो कैप्चर किया, ये दूसरा था खाली जिसको कि स्टडी कर पाए। और इतनी दूर है 13 मिलियन लाइट ईयर्स, भाई इतना ध्यान रख लेना। मैग्नेटार कौन सी गैलेक्सी के डायरेक्शन में, NGC 253 के। यहाँ पे 10 से 25 टाइम सोलर मास होता है इसका, न्यूट्रॉन स्टार का, और फिर बाद में ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। स्टार जिनका 10 से 25 गुना सोलर मास, मतलब जो सन है हमारा, उससे 10 से 25 गुना जो है इनका स्टार जो होते हैं वो बाद में श्रिंक होकर न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार जो है वो ही सिर्फ, देखो पहले तो स्टार है ऐसे समझते हैं, ये स्टार जो 10-25 गुना जो है ज़्यादा बड़े हैं हमारे सन वाला, सन भी तो स्टार है ना। ठीक, वो कुछ ही जो है न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, और उन न्यूट्रॉन स्टार में ही कुछ ही जो है मैग्नेटार बन पाते हैं। ठीक, तो मैग्नेटार तो बहुत ही दुर्लभ, मतलब रेयर ऑब्जेक्ट्स हो गए। और मैग्नेटार जो होते हैं ये अभी तक सिर्फ 30 जो है खाली जो है स्पॉटेड किए गए हैं हमारी मिल्की वे में। ठीक है ना, मिल्की वे जो आकाशगंगा है गैलेक्सी में, इसमें ये बहुत ही तगड़ा जो है वायलेंट फ्लेयर होता है, और जिसको देख पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही कुछ ही मिली सेकेंड के लिए खाली चलता है ये। ठीक है, और 160 मिली सेकेंड में अभी जो ऑब्जर्व किया गया, सिर्फ 160 मिली सेकेंड, सेकेंड का भी बहुत ही कम हिस्सा, और उसमें भी इतनी एनर्जी थी कि 1 लाख सन के बराबर। ठीक, मेरे ख्याल से अब इतने सारे जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं ये इतने पर्याप्त हैं आपके एग्जाम को में क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। ठीक, अगला जो टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी, या फिर जनरल स्टडीज पेपर 1 अर्बनाइजेशन में भी देख सकते हैं इसको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। अब देखो इसके बारे में पहले क्या है ये समझ लेते हैं। ये जो मिशन है इसका मेन उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में वो सारी फैसिलिटीज दी जा सकें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पानी, बिजली, जो कि अर्बन यानी कि शहरी एरियाज में जो है मिलती हैं। तो अर्बन एरियाज की फैसिलिटी, सुविधाएं रूरल एरियाज में पहुंचाने के लिए जो मिशन चलाया गया है उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। क्लियर हुआ? ठीक, पहली चीज। अब इसमें अभी जो है जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन चल रहा है 4 साल से, तब से अभी जो है इसमें तेलंगाना नंबर 1 पे आया है कि इसको सबसे बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक, और इसकी वजह से लोकल जो है स्थानीय आर्थिक विकास हुआ है, बेसिक सर्विसेज दी हैं, और बहुत ही वेल प्लान्ड क्लस्टर्स बनाए गए हैं, जो कि उद्देश्य भी है रुर्बन मिशन का। अच्छा, तेलंगाना में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये पहले 2 पोजीशन पे आई हैं? संगारेड्डी और कामारेड्डी। ठीक, तमिलनाडु और गुजरात जो है दूसरे और तीसरे पे। तो पहले पे कौन रहा? तेलंगाना, दूसरे पे रहा तमिलनाडु, तीसरे पे रहा गुजरात। और तेलंगाना में 17 क्लस्टर ऐसे हैं जिसमें से 12 नॉन ट्राइबल हैं और 5 जो है अनुसूचित जनजाति के हैं, ट्राइबल्स के हैं। ठीक, काफ़ी पैसा लगा है। अर्बन का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में पहुंचाना, यही रुर्बन मिशन का मेन पर्पस है। तेलंगाना ने हाईएस्ट पॉइंट इसमें अर्जित किए हैं। ठीक, ज्योग्राफी ऑप्शन वाले जो हैं उनको ये पता है ये वाली चीज़ें।
जो है इम्पोर्टेंट है अर्बनाइजेशन से संबंधित। ठीक, और आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये वाली चीज़ें, जो कि कैसे सेटलमेंट होता है, कैसे जो है अर्बन एरिया रूरल एरिया अर्बन बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप दे रखा अगर आपने पढ़ा है तो। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 हेल्थ इश्यूज एंड गवर्नेंस संबंधित है। वो क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी। किसी महिला, कोई महिला जो प्रेग्नेंट है, वो किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी संस्था में जाकर जो है बच्चे को पैदा करना है, तो ये कौन से फैक्टर, कौन से ऐसे कारक हैं जो इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला कारक, एक मतलब अभी स्टडी हुई है उसमें बताया है कि पॉवर्टी, अगर पुअर है महिला तो संस्थागत जो है वो डिलीवरी नहीं करवाएगी। एजुकेशन अगर कम है तो नहीं करवाएंगी। क्यों? क्योंकि गरीब कर लो, कोई आ जाएगा आस पड़ोस की अम्मा ताई और वो सब करा देंगी। ठीक है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्यों कहा जाता है कि कराएं, इसके लिए जो है सरकार ने वो भी चला रखी स्कीम आपकी, क्या है, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, इसका मेन पर्पज़ ही यही है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई जाए। ठीक, और तीसरा ये है कि एक्सपोजर टू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जैसे कि आशा वर्कर होती है ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, अगर, या फिर वो होता है आपका क्या है, एएनएम होती हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। ठीक, अगर इनके जो है पहुंच में या फिर इनसे जो है बातचीत नहीं हो रही है इन सामुदायिक स्वास्थ्य वर्करों से, तो भी इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो डिलीवरी है वो प्रेग्नेंट महिला नहीं कराती हैं। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं जो कि, मतलब वो फैक्टर हैं जो कि ये निर्धारित करते हैं कि भैया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। कौन कौन से? पॉवर्टी, एजुकेशन और एक्सपोजर टू कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ठीक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बजाय इसके कि क्या एज है। एज ऑफ मैरिज जो है ये भी एक फैक्टर है। ठीक, लेकिन इन सबसे ऊपर ये फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मतलब आपका डिलीवरी बच्चे की होगी कि नहीं होगी। एज ऑफ मैरिज इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि चाइल्ड मैरिज हो गई 15 साल में तो भी नहीं जाती हैं महिलाओं को, बच्चों को जो है घर ही में सब ऐसा कर लिया जाता है। ठीक, तो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये वाले ज़्यादा फैक्टर ऐसे हैं जो डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो ये अभी यहाँ पर बताया गया है। और सेफ बर्थ होगा कि नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल अगर आप डिलीवरी कराओगे तो सेफ बर्थ ज़्यादा रहता है। अच्छा, ठीक, और ये इस तरीके की पहली ऐसी स्टडी करी गई है कि यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन द कंट्री, और ये किसमें, एक जर्नल में आई थी, ग्लोबल हेल्थ एक्शन में। इसमें जो डेटा लिया गया वो लिया गया स्टेट लेवल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2016 से 18 का और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का। 5 वाला मैंने अब यहाँ पे पढ़ाया है आपको करंट अफेयर में। करंट अफेयर अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको जो है याद होगा। ठीक, ये स्टडी जो है ये ऑर्थर की थी रिया साहा और पिंटू पॉल ने। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इन्होंने ये फोकस किया है 9 ऐसे लो परफॉर्मिंग स्टेट्स को। अब लो परफॉर्मिंग किसमें? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो है आपका मातृ मृत्यु अनुपात। और वो कौन सी 9 स्टेट हैं जहां पर ये इन्होंने फोकस ज़्यादा किया? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पे देखा गया है कि जननी सुरक्षा योजना, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इसका मेन उद्देश्य है, तो इन 9 स्टेट्स का उन्होंने निकाला और देखा कि कवरेज जो है वो 55% ही है सिर्फ। ठीक, और उसमें भी झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो 50% से भी कम महिलाएं जो हॉस्पिटल में जाके जो है ये बच्चा पैदा करती हैं। ठीक, तो ये तो बहुत ही मतलब पुअर है इस तरीके से देखा जाए जो ये आंकड़ा है। और एज फार एज सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर जो है, सामाजिक जनसांख्यिकीय कारण, तो उसमें पॉवर्टी उन्होंने बताया कि भाई साहब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि लोग जो है नहीं जाते हैं जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने, और पढ़ाई वढ़ाई भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं। तो पॉवर्टी, एजुकेशन, आपका जो भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उससे बातचीत करना, मिलते रहना, एक्सपोजर होना, और एज ऑफ मैरिज, ये कुछ जो है फैक्टर्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी उसको डिटरमाइन करते हैं। मान लो क्वेश्चन आपसे आ जाता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अब मेंस में क्वेश्चन आएगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्यों नहीं भारत में बढ़ पाई, बताइए। तो आप यानी रिपोर्ट के वहाँ पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने ये पढ़ रखी है, वो चाहता है कि आप ये लिखो। अगला भी जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज एंड गवर्नेंस है। मिशन इंद्रधनुष, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें कि बच्चों और वीमेन जो माँ है, ठीक, इन दोनों का टीकाकरण होता है। ठीक, बच्चों का कई सारे टीकाकरण, टिटनेस का होता है, डिप्थेरिया का होता है,
आपका पर्ट्यूसिस का होता है, ठीक है ना, और हेपेटाइटिस सी का होता है। तो ये कई सारे जो टीकाकरण होते हैं बच्चों के और माँ के, तो उसके लिए सरकार की तरफ से जो स्कीम चलाएगी, जो मिशन चलाएगा, उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक, और ये मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में 25 दिसंबर, जो कि गुड गवर्नेंस डे होता है, उस दिन को चालू किया गया था। स्पेशल ड्राइव था, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इंडिया। सब मतलब इसको 7 साल अभी हो गए। फुल इम्यूनाइजेशन मतलब सभी बच्चों को यहाँ पे कवर करने की जो है कोशिश करी जा रही है। 701 डिस्ट्रिक्ट में करीबन 3,86,00,000 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया है, और जो 97 लाख प्रेग्नेंट वीमेन को भी वैक्सीनेट किया गया है। ये बताया जा रहा है आंकड़ा कि इंद्रधनुष मिशन में कितना क्या हुआ 7 सालों में। और जो है फुल इम्यूनाइजेशन आपका इम्यूनाइजेशन कवरेज अमंग जो है 1 साल से 23 मंथ तक के बच्चों का बढ़ा है 76.4%, जो कि एक अच्छी वो है। अगर आप समय सीमा या फिर टाइमलाइन देखें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का इंडिया में, तो 1978 से चालू हुआ था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फिर 1985 में इसका नाम मॉडिफाई करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो गया, मतलब सभी को हम कवर करेंगे। फिर इसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, जिसमें सबको कवर करने की बात करी गई थी टीकाकरण के थ्रू, इसको री एनर्जाइज और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए फुल इम्यूनाइजेशन सभी बच्चों का करना और सभी प्रेग्नेंट वीमेन का करना तेजी से ये लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष के नाम से। और फिर अभी 8 अक्टूबर 2017 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है लॉन्च किया गया, और गहन मिशन इंद्रधनुष। वही सारी चीज़ें हैं, बार बार उसको जो है वो किया जा रहा है, रिनेमिंग करके फिर से बताया जाता है कि हाँ भाई हमने कर रहे हैं काम। तो ये फिर से अभी इसको 8 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। देखिए कितना खूबसूरत बच्चा यहाँ पे दिखा रहा है कि इंजेक्शन पकड़े हुए टीकाकरण हो रहा है। और बड़ी अच्छी टैगलाइन है, बी वाइज गेट योर चाइल्ड फुली इम्यूनाइज्ड। बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा, इसमें जो अभी चल रहा है मिशन इंद्रधनुष, तो उसमें बच्चों का जो टीका कराया जाता है टीकाकरण, उसमें कौन कौन सी बीमारियों के लिए टीकाकरण होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, जैसे मैंने टिटनेस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस सी हो गया। ठीक, अभी जो है आपका और कौन कौन सी है वो बताइएगा इसमें, ठीक है, कमेंट करिए। गुड गवर्नेंस इंडेक्स आप लोग को मैंने बताया था कि गुड गवर्नेंस वीक चलाया गया 20 से 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है, अटल बिहारी जी का, वाजपेयी जी का बर्थडे भी होता है। और जो वीक चलाया गया था गुड गवर्नेंस वीक, उसका जो थीम था वो था प्रशासन गांव की ओर। ध्यान रखना, जरूर क्वेश्चन इससे आएगा यूपीएससी या फिर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। तो अभी 2019 में गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया था दो, और फिर उसके बाद अब 2021 का आ रहा, 2020 में कोई भी गुड गवर्नेंस इंडेक्स नहीं आया। ठीक, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये प्रिपेयर कौन करता है, ये करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन और पब्लिक ग्रीवांसेस के अंतर्गत आता है। तो इसको अभी रिलीज लेकिन किसने किया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह जी ने किया। ठीक, प्रिपेयर लेकिन DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी कि प्रशासनिक सुधार और पब्लिक ग्रीवांसेस के ने जो है इसको प्रिपेयर किया है गुड गवर्नेंस डे पर। जो है आपका ये सूचकांक, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि होम मिनिस्ट्री ने के जो मिनिस्टर ने कर दिया तो उन्होंने प्रिपेयर किया है। प्रिपेयर जो है DARPG ने किया है। ठीक, और इसमें 10 जो है आपके क्षेत्रों और 58 संकेतकों को शामिल किया गया है। जो 10 क्षेत्र हैं जिस पर कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स बनाया गया, ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक दिशा देते हैं कि भाई गुड गवर्नेंस हम किस किस एरिया में हमें देखना होता है। पहला एरिया है एग्रीकल्चर, दूसरा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब ट्रेड कैसा हो रहा है, इंटरनल ट्रेड, आउटसाइड और इंडस्ट्री हो गया। तीसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन मान सकते हो उसको आप। ठीक, पब्लिक हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हॉस्पिटल, रोड, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें होगी। और छठा है आपका इकोनॉमिक गवर्नेंस, आर्थिक शासन क्या चल रहा है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण और विकास। जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, जुडिशरी वाला और पुलिस से संबंधित हो गया। इन्वायरमेंट और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक ना, सिटीजन चार्टर हो गया, ये सारी चीज। तो ये 10 जो है एरियाज में आपको पढ़ते समय भी याद रखना चाहिए कि भाई गवर्नेंस का कहाँ कहाँ तक दायरा है। तो इन 10 क्षेत्रों में 58 इंडिकेटर पे जो है यहाँ पे निकाला गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स में समझना 4 कैटेगरी में जो है आपको स्टेट और यूटीज को बांटा गया है। पहली कैटेगरी है अदर स्टेट्स ग्रुप ए, ठीक, जिसमें कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा ने जो है टॉप किया है। ठीक,
इसके बाद जो है वो अदर स्टेट ग्रुप बी है, जिसमें कि आपका राजस्थान ने टॉप किया है। ठीक है, किसमें? जुडिशरी और पब्लिक सेफ्टी, इन्वायरमेंट और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में। इसके अलावा एक कैटेगरी तीसरी जो है वो है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। तो इसमें आपका मिजोरम और जम्मू एंड कश्मीर ने काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया है 2019 के कंपैरिजन में। और यूनियन टेरिटरी जो है आपकी चौथी कैटेगरी है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने सबसे अच्छा 2019 कंपैरिजन में जो है कंपोजिट रैंकिंग बहुत अच्छी इसमें इंक्रीमेंट दिखाया है। तो याद रखोगे ना, इस तरीके से गुड गवर्नेंस इंडेक्स की वो आई है। गुड गवर्नेंस का मैंने आप लोग को आज एक ट्रिक बताई थी टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ। ट्रिक है, इसमें 8 फैक्टर होते हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 8 विशेषताएं होती हैं। आर्क पीठ ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, हिंदी में भी सुशासन के लिए है ये। शासन को सुशासन में, गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदलने के लिए ये आते हैं। पहला है आपका अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व। आपका दूसरा है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। तीसरा है रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जो है आपसे मतलब सरकार से या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात कही जाती है सर्विस डिलीवरी के लिए, तो क्या तुरंत त्वरित रूप से वो होती है कि डिलेड होती है। तो रेस्पॉन्सिवनेस अगर है तो अच्छी बात है, अच्छी रेस्पॉन्सिवनेस है तो गवर्नेंस अच्छा है। सी क्या है? कंसेंसस ओरिएंटेड। ऐसा तो नहीं किसी एक वर्ग की ही बात सुनी जाती है, सारे वर्गों की सबसे कंसेंसस, सबकी सर्वसम्मति लेनी चाहिए, ये गुड गवर्नेंस का एक करेक्टरिस्टिक्स है। फिर पांचवा आ गया पार्टिसिपेशन, भागीदारी होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, यानी कि प्रभावशाली और दक्षतापूर्ण होना चाहिए। प्रभावशाली मतलब लोगों तक पहुंचे जो भी स्कीम चल रही है, गवर्नेंस चल रहा है। और दक्षतापूर्ण मतलब कि कम लागत में, कम समय में, मतलब एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक, ये सातवां है आपका, सातवां इक्विटेबल और क्या होता है ये? इंक्लूसिव। ठीक, आपका इंक्लूसिव हो गया और इक्विटेबल, मतलब समानता होनी चाहिए और समावेशी होनी चाहिए। और आठवां है आपका पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत लाया गया है। तो याद रहेगी ये कि नहीं याद रहेगी? अब एक जो भी मैं ट्रिक्स आप लोग को बताता हूँ उन सबको एक पेपर पे अलग लिखते चलो, आखिरी वक्त में वहीं रिवीजन में काम आएगा। अच्छा, ये बड़ा एक खतरनाक यहाँ पे एक आविष्कार हुआ है जापान में। पहले तो फोटो दिखाता हूँ तब मजा आएगा। नाम क्या है? टेस्ट द टीवी। अब टीवी को टेस्ट करना है। देखो यहाँ पे टेस्टिंग कर रही है मैडम। ये क्या करेंगी? टीवी में उन्होंने देखा, अब कोई भी फूड है मान लीजिए आ गया, ठीक, मैगी आ गई, तो इन्होंने यहाँ पे चाटा, तो इनको जो है चाटने पर वैसा स्वाद आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहे हो इसमें कई सारे जो इन्होंने इंग्रेडिएंट डाल रखे हैं, वो कॉम्बिनेशन बना के जो भी पिक्चर टीवी पे आ रही होती है उसको उसके हिसाब से पिक्चर, मान लीजिए बर्गर की आ गई तो बर्गर जैसा टेस्ट चाटे पे मिलेगा। ये भाई साहब टेस्ट द टीवी, ये अभी जापान में आविष्कार किया गया। और इसको कहा गया कि भाई साहब कोविड के टाइम पे जब लोग खुद जो है मतलब अपने अपने घरों में रह पाते हैं, या फिर कोई मास्टर शेफ टाइप के आपने कार्यक्रम देखे होंगे, तो लोग जो है अपने अपने घर पे रह रहे हैं, वहाँ से भी स्वाद को टेस्ट कर सकते हैं। और मतलब इस तरीके का आज के टाइम पे जब सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो ये एक बड़ा आविष्कार है। ठीक, तो ये जापानीज प्रोफेशन है, उन्होंने डेवलप किया है प्रोटोटाइप लिकेबल टीवी स्क्रीन है, मतलब चाट के आप जो है वो उसको सेंस कर सकते हो कि क्या कैसा क्या टेस्ट आ रहा है। ठीक, और ये फूड का फ्लेवर वैसे ही जो है नकल करने की कोशिश करता है जैसा कि उस पर उसकी टीवी स्क्रीन पे दिख रहा होता है। ठीक, 10 फ्लेवर के कनिस्टर इसमें लगाए गए, स्प्रे करते हैं पर्टिकुलर फूड के हिसाब से। और हाइजेनिक फिल्म है, ऐसा नहीं कि ये जो है ये फिल्म गंदी संदी है, बड़ी स्वच्छ जो है फिल्म बनाई गई है। फ्लैट टीवी स्क्रीन है जिसपे व्यूअर ट्राई कर सकते हैं। कोविड के एरा में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। और जैसे आपको वैसे ही लगेगा जैसे मान लीजिए किसी आपने रेस्टोरेंट की कोई देखी डिश, तो आप जो है घर ही से वहीं से चाट के आपको पता चल जाएगा कि कैसा स्वाद आ रहा है। मतलब काफ़ी बड़ा वो लग रहा है। अभी हम लोग हंस रहे हैं और ये आगे वाले आने वाले टाइम पे देखना नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी। खैर, पोटेंशियल एप्लीकेशन वही है कि डिस्टेंस लर्निंग, कुकिंग, टेस्टिंग, गेम और ये सब में जो है काफ़ी ज़्यादा वो करेगा। देखिए ये यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी, प्रोफेसर जिन्होंने बनाया, ये माइजी यूनिवर्सिटी के हुमई मियाशीता, इन्होंने ये टीवी स्क्रीन बनाई है। माइजी जो है यूनिवर्सिटी के। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक है माइजी रेस्टोरेशन, इसको पढ़िए और बताइएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, देखिए जेम्स वेब के बारे में मैंने आप लोग को बताया था पीछे, और इसका कंपैरिजन भी करके बताया था हबल टेलीस्कोप से। दोनों ही स्पेस में जो है फिट किए गए टेलीस्कोप हैं, जो कि पूरे हमारे ब्रह्मांड का कैसे उत्पत्ति हुई, प्लैनेट कैसे बने, इन सबको देखने की जो है वो करते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग जो है ऑर्बिट में ये ट्रेवल करते हैं। जैसे जेम्स वेब जो है वो अर्थ का नहीं करता,
जो ऑर्बिट, ये सन का ऑर्बिट करता है। हबल जो है ये अर्थ का ऑर्बिट करता था, और जेम्स वेब जो है ये 1.5 लाख मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। अगर हम कंपेयर करें तो अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है उसके भी कई गुना ज़्यादा। अभी जेम्स वेब को मैंने जब पहले ये पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को इनको लॉन्च करना है, हालांकि इन्होंने लॉन्च अभी 25 दिसंबर को किया है। ठीक, ये एक जो है आपका कंबाइंड मिशन है जेम्स वेब टेलीस्कोप, किसका? नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कनाडा का। ठीक, इसको लॉन्च किया गया है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था एरियान। ठीक, उससे लॉन्च किया गया। और कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गयाना, जो कि साउथ अमेरिका में, वहाँ से लॉन्च किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप काफ़ी ज़्यादा बड़ा, 100 टाइम ज़्यादा जो है ये पावरफुल है हबल टेलीस्कोप के। ठीक, और ये वही सारी चीज़ करेगा कि सौर मंडल से परे, मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर ब्रह्मांड और पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति पर सफलता मतलब खोजने की कोशिश करेगा। नासा का जो है प्रीमियर स्पेस ऑब्जर्वेटरी रहेगी, एरियान रॉकेट से लॉन्च किया गया, फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया गया क्रिसमस डे पे। 1.5 मिलियन किलोमीटर जो है अर्थ और जितना मतलब 4 गुना ज़्यादा अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है उतना दूर तो ये अर्थ से रहेगा। और ये सन को जो ऑर्बिट करता है, ध्यान रखना, लेकिन सीधा लैंड रहेगा अर्थ से, तो अर्थ पे अपनी हमें भाई पिक्चर्स भी जो देख रहा है वो हमें भी तो दिखना चाहिए। और देखो ऐसा होता है कि ये कहा जाता है कि एक छोटा सा पॉइंट था, उससे जो है बड़ा धमाका हुआ और फिर पूरा जो ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है। पहले ये इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर फैलता रहा। तो टेलीस्कोप अगर आप यहाँ पे लगाओ तो आप पीछे जाके जब ये पॉइंट जो है उस पर आप देख सकते हो। तो ये जो आज फैलाव हो चुका है ये कितने साल पुराना है? 14 बिलियन ईयर्स एगो, 14 बिलियंस एगो है। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसका ये पावर है कि भाई साहब ये पीछे जाके देख सकता है और हमको बता सकता है कि प्लेनेट की उत्पत्ति कैसे हुई, जो है ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इसको बनाया गया है। ये काफ़ी रोचक चीज़ है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन ये पॉसिबल है इन टेलीस्कोप के द्वारा। ठीक, और जेम्स वेब जो थे एक एक्चुअली ये अपोलो मून लैंडिंग जब हुई थी उसके आर्किटेक्ट थे, और हबल टेलीस्कोप के बाद अब ये इसको लाया जा रहा है। और ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनेडियन स्पेस एजेंसी का जो है जॉइंट प्रोग्राम है। 100 टाइम ज़्यादा पावरफुल है ये आपका हबल से। ठीक, हबल स्कोप वाला याद है कि नहीं याद है? तो यहाँ पे हम लोग का आज का ये यहाँ पे टॉपिक ये वाला 27 दिसंबर का हम लोग करंट अफेयर खत्म करते हैं। तो अगर आप लोग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ये आपका अपना चैनल है, आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कोई भी आपको डाउट होता है तो 9650347272 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम दोनों पर ही। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।